अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत के एक प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी गुज़र गए। उनका देहांत हो गया और काफ़ी एक ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट थे। नरेंद्र मोदी जी की एक बात मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो हमेशा दुश्मनों को भी, यानी दुश्मन तो नहीं कह सकते आप, ओपोनेंट्स को, मुकाबिल होते हैं। जैसे क्रिकेट में दो टीमें खेल रही होती हैं तो आपस में दुश्मन नहीं होती हैं, वो मुकाबले पे होती हैं, ओपोनेंट होती हैं। उनको भी हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा अल्फाज में मनमोहन सिंह की तारीफ भी की है और उनको अप्रिसिएशन दिया है। जबकि बाकी जो ज़्यादातर लोग जो कि इनको गालियां दे रहे थे मनमोहन सिंह को, आज वो भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये दो ट्वीट आपके सामने रखूंगा। सुप्रिया श्रीनेट हैं, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह साहब रिफॉर्म्स इंतज़ार कर सकती हैं, आपको अलाइनमेंट एली मैनेजमेंट में कुछ क्रैश कोर्स करना होगा, आपको, आपकी सरकार को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुलाई 2012 अक्टूबर 13 में अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि एक करप्ट कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को अपना फेस बना के सेंटर में रखा है। मनमोहन सिंह फेल हो चुके हैं करप्शन के चेक में विद इन कांग्रेस और उनकी अपनी सरकार में। तो बात तो खैर सही है, लेकिन बहरहाल मनमोहन सिंह साहब नए नए जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2004 में, अभी वो कुछ महीने ही हुए थे उनको, हमें दावत आई थी, अल्ताफ भाई को दावत आई थी हिंदुस्तान टाइम्स के एनुअल कन्वेंशन में। तो हम गए थे अल्ताफ भाई के साथ ऑफिशियल डेलीगेशन में। आई वॉज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। तो जो पहला दिन था उस दिन शाम को, अभी कॉन्फ्रेंस अगले दिन होनी थी, तो पहले दिन शाम को एक रिसेप्शन रखा गया था मौर्या शेराटन दिल्ली के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और उसमें काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें श्रीलंका की सिटिंग प्रेसिडेंट भी थी, इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर थे, हेनरी किसिंगर थे, फारूक अब्दुल्ला थे, नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, और इमरान खान थे, और इस तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग मौजूद थे। मुकेश अंबानी जी थे, नंदन जी थे, और काफ़ी बिजनेसमैन भी थे वहाँ पे। सोनिया गांधी जी और नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे मनमोहन सिंह साहब भी आए थे। तो ज़ाहिर है उसमें कैमरे वैमरे अलाउड नहीं थे, जर्नलिस्ट अलाउड नहीं थे। तो अल्ताफ भाई जब मनमोहन सिंह साहब से मिले तो मेरे पास मोबाइल था जिसमें नए नए कैमरे आए थे उस ज़माने में, तो मैंने अपने मोबाइल से ये पिक्चर खींची थी। अल्ताफ भाई ने अभी ट्वीट की है मनमोहन सिंह साहब के लिए, तो ये पिक्चर उन्होंने इसमें शेयर की थी। तो मुझे याद है कि मेरे पास मोबाइल कैमरा था तो मैंने वहाँ पे कई तस्वीरें खींची थी अजीज़। और मेरा काम ही मीडिया को अल्ताफ भाई के ट्रिप के हवाले से कवर करना था, तो मैं ये पिक्चर्स फिर मीडिया के साथ शेयर करता था। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर पाकिस्तान के हवाले से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल एक पंजाबी हैं और ये एक कॉमेडी टाइप का पॉलिटिकल शो करते थे। खबरनाक नामी एक प्रोग्राम चला था, बहुत ही मतलब कामयाब प्रोग्राम था और मैं भी उसको रेगुलरली देखता था। उसमें एक आदमी को पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन जैसे शेख रशीद है या इमरान खान है बना के, उसका गेटअप बना के उसको बिठा के कॉमेडी वगैरह में, लेकिन पॉलिटिक्स मैन वो करते थे। उसमें मुझे एक चीज़ जो आदमी को महसूस होती है कि आफ्ताब इकबाल के हवाले से मुझे ये फील हुआ कि ही इज़ वेरी मच पंजाबी, और वो दूसरी कौमियतों को काफ़ी तजलील करते थे उनकी। लेकिन ये मेरी अपनी एक फीलिंग थी। उन्होंने बाद में ज़ाहिर है फिर वो खबरनाक इनका प्रोग्राम उन्होंने चैनल छोड़ दिया, तो फिर दूसरी जगह खबरदार नाम से शुरू किया और इस तरह चलाते रहे। और बाद में मुझे पता चला कि वो उन्होंने एक टीवी चैनल भी बनाया था। आफ्ताब इकबाल इमरान खान को सपोर्ट करते थे और जब ये सरकार आई शहबाज शरीफ की तो आफ्ताब इकबाल को भागना पड़ा और वो दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में इमारात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आईएसआई के कहने पे
आफ्ताब इकबाल को एयरपोर्ट पे रोका। खबरें ये आई कि उनको किडनैप कर लिया, फिर ये खबरें आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी बेटी आयशा इकबाल ने फ़ौरन ट्विटर पे क्लियरेंस दी कि उनको सिर्फ रोका गया है और इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, ना ऑफिशियली ही इज़ अरेस्टेड ना ही किडनैप। वो अभी भी इमारात इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ सवाल जवाब में है। ये वाक़या तकरीबन 12-13 घंटे चला और इसके बाद इनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जाके मुझे भी अक्सर दुबई के हवाले से डर लगता है कि मुझे याद है कि जब 2016 में एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ तो जनरल अहमद शुजा था जो आईएसआई का, वो दुबई में सिक्योरिटी की पोजीशन पे था दुबई की गवर्नमेंट में, और हमारे कई एमक्यूएम के लोगों को दुबई से उसने अगवा करके पाकिस्तान शिप किया था। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें, कई हमारे लड़के, बल्कि मैं जब दुबई गया था 2015 में, तो मुझे कई एमक्यूएम के लोग वहाँ पे जो थे मिलने आए थे। उसमें एक जो अल्ताफ़ भाई के शदीद चाहने वाले थे पागलों की तरह, वो भी मुझे मिले थे और रो रहे थे अल्ताफ़ भाई के लिए। बाद में पता चला कि उनको दुबई से अगवा करके कराची भेजा गया, वहाँ पे उतना ज़बरदस्त टॉर्चर हुआ कि उसको फिर अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो दुबई से ये बात का बड़ा डर लगता है कि वो पाकिस्तान की आईएसआई का वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। दुबई और बांग्लादेश दो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पाकिस्तानी आईएसआई काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है। अजीज़ दोस्तों, आते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ। जनरल आसिफ गफूर एक गरीब घर में पैदा हुआ, टीन एज में पाकिस्तान फ़ौज ज्वाइन कर ली, ना हाईली एजुकेटेड, ना ख़ानदानी पैसा, ना मतलब कोई बिज़नेस किया, ना कुछ, लेकिन अब 40 साल की सर्विस के बाद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुआ। जनरल आसिफ गफूर एज ए बिलियनर रिटायर हुआ है। कोई पाकिस्तान में माई का लाल नहीं है जो ये सवाल कर सके कि इतना पैसा कहाँ से आया। आसिम बाजवा जो कि पापा जॉन्स वाला, उसने तो सबसे ज़्यादा अंध मचाई थी, उसको भी कोई सवाल नहीं कर सका। आसिफ गफूर ने 3 बच्चे यूरोप की यूनिवर्सिटियों से पढ़ाए, अपने हाईली एजुकेटेड उनको दी। इसकी प्रॉपर्टियों का हिसाब नहीं। ज़ाहिर है डीजी आईएसपीआर रहा था, जब नया डीजी आईएसपीआर बनाया गया था आर्मी में, तो उस वक्त डीजी ये बना था और इसने बलोचों और पख्तूनों के ख़िलाफ़ एक क़यामत मचाई थी। और जब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ 2016 में ऑपरेशन हुआ तो भी ये डीजी आईएसपीआर ही था। अजीज़ दोस्तों, इसके बाद इसकी चांदी हुई जब इसको कोयटा का कोर कमांडर बनाया गया और पूरा बलूचिस्तान इसके कंट्रोल में था। ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर स्मगलिंग होती है उसमें इसने अरबों रुपया बनाया। ये हैं पाकिस्तान की आर्मी के लोग। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गो टू हेल आसिफ गफूर। इसी तरह एक और आर्मी के हैं रिटायर्ड कैप्टन शाहीन खालिद, इनको पाकिस्तान बैतुल माल का एमडी बनाया गया। बैतुल माल अरबी लफ्ज़ है, बैत मतलब घर और माल मतलब माल, यानी ख़जाना। ख़जाने का, पाकिस्तान के ख़जाने का एमडी बनाया गया है एक रिटायर्ड कैप्टन को। ये ऐसे ही है कि आप बिल्ली से कहें कि ये लो दूध की रखवाली करो। तो पाकिस्तान आर्मी नोच नोच के इस वक्त पाकिस्तान को खा रही है और इसका कोई हिसाब नहीं। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। एक्चुअली क्या है कि ये टीटीपी के लोग हैं, इन्होंने अभी कहा है कि जिस तरह सीरिया और अफ़गानिस्तान में हम लोग कंट्रोल हासिल किया है, यानी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों ने इन 2 कंट्रीज़ का कंट्रोल हासिल किया है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये साहब कह रहे हैं कि टीटीपी साउथ वज़ीरिस्तान से अब पाकिस्तान को भी कंट्रोल हासिल कर लेगा। मैं पाकिस्तान की सरकार को वार्निंग देता हूँ और आवाम से कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में शरिया निज़ाम लाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हुआ ये था कि
कुछ पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे टीटीपी के हाथों, 23-24 थे शायद। और उसका पाकिस्तान ने जवाब ये दिया कि पाकिस्तान का जवाब आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा सिविलियंस पर हमला करता है। इसका जवाब ये दिया कि पाकिस्तान ने पख्तिया प्रोविंस जो है अफ़गानिस्तान का, उस पर अपनी एयरफोर्स से बमबारी की। 15 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। और ये एक गांव में सिविलियंस थे जिनके ऊपर हमला किया है। और सिविलियंस के हम पे हमला करना पाकिस्तान का बनता है, इनकी परंपरा है। लेकिन अजीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ कोई कन्वेंशनल वार हो नहीं सकती। कि ज़ाहिर है एयरफोर्स और दूसरी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में अफ़गानिस्तान इज़ नोवेयर नियर पाकिस्तान। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है ना अमेरिका, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकी थी। अफ़गानिस्तान पे दुनिया की सबसे बड़ी 2 मिलिट्री पावर सोवियत यूनियन और अमेरिका पिछले 45 साल से वहाँ जंगें करते रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। एंड ऑफ द डे वापस यही अफ़गानी यानी अब तालिबान के हवाले किया है। तो पाकिस्तान आर्मी अगर एयरफोर्स से सिविलियंस को मारेगी ना, तो ये याद रखें कि अफ़गानिस्तान पूरे का पूरा तालिबान है। और तालिबान गोरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं। इनको ट्रेन आईएसआई नहीं किया था गोरिल्ला वारफेयर के लिए। और ये मतलब एक समझ लें कि एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जिनकी 30-30 साल की सर्विस होती है, तो भाई साहब इनकी 35-40 साल की सर्विस है गोरिल्ला वारफेयर की। खुल के तो ये जंग कर नहीं सकते ना, इनके पास वो हथियार, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान और केपी की जो और बलूचिस्तान की जो टेरेन है वो माउंटेनियस है, वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो उसमें गोरिल्ला वारफेयर लड़ना आसान है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर, जैसे कि खबरें लग रही थी कि 15,000 अफ़गानी पाकिस्तान की तरफ मार्च कर रहे हैं। अबे ये कोई ऐलान करके थोड़ी आएंगे, क्या टीटीपी ने कभी ऐलान करके कुछ किया है? ये पता नहीं रोज़ के कितने हज़ार घुस जाते हैं पाकिस्तान में। इतनी लंबी बॉर्डर लाइन है और वहाँ पे आसिफ गफूर जैसे कितने करप्ट फौजी बैठे हुए हैं जो पैसा लेके सबको आने जाने देते हैं। इतना बड़ा ड्रग्स का, डीजल का, फूड का, हथियारों का वहाँ से स्मगलिंग होता है, फौज की निगरानी में ही होता है ना भाई। तो आएंगे, घुसेंगे और आपके शहरों पे फिर हमला करेंगे। ये गोरिल्ला वारफेयर करेंगे। और जिस तरह अभी पाकिस्तान की एक चौकी के ऊपर इन्होंने हमला करके, कोई कहता है 23, कोई कहता है 40 फौजी मार दिए, तो सोचो कि ये तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। ये मरने से नहीं डरते, ना इनको लग्जरी की ज़रूरत है, ना ये लालची हैं तुम्हारे फौजियों की तरह, ना ये लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। ये पहाड़ों में पत्थरों पे सोने वाले लोग हैं। ये प्याज और रोटी के साथ, नमक और रोटी के साथ खाना खा लेते हैं। इनकी ज़्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात नहीं है। इनको ब्रांडेड कपड़े और इनकी बीवियों को ब्रांडेड बैग्स और ब्रांडेड ज्वेलरी और ये सब नहीं चाहिए होती हैं भाई। तो ये है कि पाकिस्तान को ये अफ़गानी भारी पड़ जाएंगे। और अज़ीज़ दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी हो जाएगी पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, जहाँ पे सारे चोर बैठे हुए हैं, उनको फिर संभालना मुश्किल होगा। ऐसे में अज़ीज़ दोस्तों, मैं ज़रा एंड पे क्रिकेट के हवाले से एक बात कहूँगा कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पहला टेस्ट खेल रहा है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं इसके मुताबिक पाकिस्तान पहली इनिंग में तकरीबन 100 रन से कम जीता है, बनाए हैं। मतलब साउथ अफ्रीका को तकरीबन 100 रन की लीड मिली है पहली इनिंग में। अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो 2 साल हुए हैं 2023 से 2025 तक, इसमें वो बैट्समैन जिन्होंने 50 स्कोर नहीं किए, उसमें बाबर आजम सबसे ज़्यादा 16 इनिंग्स खेली हैं और एक भी 50 नहीं कर सके। बाकी जो नाम है ना, वो बांग्लादेश के हैं या विकेट कीपर हैं, या अब श्रेयस अय्यर है बैट्समैन, लेकिन 8
इनिंग खेली हैं उसमें कोई 50 नहीं कर सका। लेकिन बाबर आजम अजीम बैट्समैन। एक्चुअली क्या है कि हमारे पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट टिकटॉकर हैं जो ट्वीट करते हैं, उनकी हर ट्वीट में भारत को लेके आएंगे। कोहली और तेंदुलकर और बाबर आजम के आगे कुछ भी नहीं है उनकी नज़र में। हर ट्वीट में उनको इतना भारत फोबिया है कि हर ट्वीट में वो कहीं ना कहीं भारत के क्रिकेटर्स और योर एंड पे लिख देंगे, पड़ोसियों कुछ हमसे सीखो। अबे तुमसे क्या सीखें? भीख मांगना सीखें? टेररिज्म सीखें? तुम्हारे पास तो ये 2 काम हैं और कुछ आता नहीं तुम लोगों को। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान है ना, उसने आईपीएल के पिछले सीजन में कैच ऑफ द सीजन लिया था और आईपीएल के लोग उसको मिस करेंगे क्योंकि उसने आईपीएल को ठुकरा दिया और पीएसएल ज्वाइन की। अब आपको तो पता है कि मुस्तफिजुर रहमान ने अपना नाम दिया था आईपीएल के लिए, किसी ने बंगाली खिलाड़ियों को इस बार लिया ही नहीं। तो जो रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं ना आईपीएल में, वो पीएसएल खेल रहे हैं, ये इनको कोई समझा दे। फिर इन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले जैसन रॉय और पता नहीं कौन सा इंग्लिश क्रिकेटर है, उन्होंने आईपीएल को छोड़ के ठुकरा दिया, लात मार दी और पीएसएल को ज्वाइन किया। अबे उनको कोई उठाया नहीं है। और ये पर पक्की रिपोर्ट मौजूद है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी ठुकराए गए हैं वो अब पीएसएल अपने यहाँ ले रही है। तो जाहिर है उन खिलाड़ियों को तो पैसा कमाना है ना भाई। अब आईपीएल ने नहीं लिया तो इनके पास क्या चॉइस है? वो तो T20 लीग दुनिया भर में खेल रहे हैं, तो वो इधर भी खेलेंगे जहाँ पे छोटी छोटी लीग्स हैं, लेकिन देयर इज़ नो मैच। तो ये जो बाबर आजम को इतना महान खिलाड़ी साबित करने की कोशिश में रहते हैं ना, ज़रा बाबर आजम का कच्चा चिट्ठा खोल लें। अजीज़ दोस्तों, एक वाक़या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो भारत से चौथा टेस्ट मेलबर्न में हो रहा है, इसमें एक नया खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास को ओपनर के तौर पे लिया गया और उसने बहुत ही ज़्यादा पिटाई की भारत के बॉलर्स, ख़ास तौर पे जो एक ग्रेट हैं, ऑल टाइम ग्रेट हैं जो बुमराह, उनको भी 2 छक्के मारे और काफ़ी उसने पीटा। उसको उस मैच से पहले इंटरव्यू लिया गया था, उसको पूछा कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उसने कहा कि विराट कोहली, और जो वो करते हैं विराट कोहली वो रिमार्केबल है। लेकिन फिर उसी मैच के दौरान जब विराट कोहली ने कॉन्स्टास का कैच छोड़ा तो गुस्से में आके विराट कोहली जो कि पिच में यहाँ से आ रहे थे और ये इधर खड़ा है, तो यूं आके इसको टक्कर मारी। बार बार वीडियोस देखी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ख़ास तौर पे कोहली आफ्टर ऑल 81 सेंचुरियाँ की हैं, ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स में से इसका नाम आता है, इसकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं। उसको शोभा नहीं देता कि वो इस तरह एक नए खिलाड़ी को, जो कि एक टीनेजर है, जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, पामे वो पहला मैच खेल रहा है या 100वां मैच खेल रहा है, ये शोभा नहीं देता एक अजीम प्लेयर को। यू विल नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर या कपिल देव से। एग्रेशन और चीज़ है। अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोहली ने ये किया, लेकिन उस पर ऑस्ट्रेलियंस खासतौर पर रिकी पॉन्टिंग जैसे आदमियों का तक बनता नहीं है कुछ, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जैसा स्लेज करने वाला आज तक कोई भी नहीं आया। रिकी पॉन्टिंग जब कैप्टन था वो कहता था कि हम स्लेजिंग इज आवर वेपन, और श्रीलंका की टीम जाती थी तो मुरलीधरन और उनके साथ वो आउट ऑफ वे जाके उनके खिलाफ चीज़ें करते थे जो कि गलत थी। जब भी मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी नहीं पसंद, कभी भी नहीं पसंद। मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए रूटिंग नहीं की कि ये जीतें। मुझे बहुत ही दुख होता है जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज मैच के या कप जीतती है कोई, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट इज़ वेरी गुड विदाउट ऑस्ट्रेलियंस। ऑल दो के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा क्वालिटी क्रिकेट देती रही है दुनिया को, वेरी गुड क्वालिटी क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन उनकी स्लेजिंग से मुझे हमेशा, मतलब मुझे याद है वो वाक़या जब मैग्रा और ब्रायन लारा, मैग्रा ने जो किया था वो गलत था। मुझे याद है जब हरभजन सिंह के साथ तकरीबन हरभजन को मारने के लिए आ गया था रिकी पॉन्टिंग, और हरभजन वॉज ए टीनेजर एट दैट टाइम, आई थिंक, या तो नया था, 20-21 साल का होगा।
तो ऐसे कई वाक़यात भरे पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के टीम के। कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अदरवाइज़ आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से तो कम से कम हमें ये सबक नहीं सीखना कि कौन कैसे करे, लेकिन कोहली जैसे प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब आप अपने क्रिकेट की स्पिरिट को ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।